हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी मस्त मजे में। आपने लगातार कंटिन्यू क्लासेस देखी होगी विज्ञान की। अब हम ट्वेल्थ क्लास की चैप्टर पहला स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो पहला चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सामान्य जानकारी। पहली बात कर लेते हैं विद्युत आवेश। पाठ का नाम क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र। तो आप देखना, विद्युत आवेश क्या है। आवेश जिसके यानी ये पदार्थ का वे गुण है जिससे विद्युत क्षेत्र, यानी कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश पदार्थ का वे गुण है जिससे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दो आवेश के बारे में देखें। दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन कौन से आवेश? या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा पदार्थ का वे गुण, या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और या चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। उसके आगे बात कर लेते हैं कि ये वे गुण है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कब देखा आपने, रियल में कब देखा कि आवेश आया? अब आप क्या करोगे, किसी कंघी को सूखे बालों में रगड़ोगे तो बालों से आवेश क्या स्थानांतरण होगा कंघी के अंदर। फिर आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को नजदीक ले जाने का प्रयास करोगे तो वहां पर वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े चिपकते हुए नजर आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि आवेश आया है। और कब देखो, या नाइलॉन या किसी पॉलिस्टर के स्वेटर को जब सर्दियों में आप उतारते हो तो अंधेरे कमरे में हो तो चट चट का आपको यानी चिंगारियां दिखाई देंगी छोटी छोटी। या फिर आपके धुआं वो है वो खड़ी होती हुई देखोगे या पाओगे, तो उसमें क्या कह सकते हो कि आवेश आया है। दूसरी, अब और आपके कब देख सकते हो, स्केल को रगड़ा होगा सर में। बचपन में आपने खेल खेले होंगे कि सर में स्केल रगड़ कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को नजदीक ले जाने पर वो चिपकते हैं या आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, आवेश यानी आवेश आता है, उससे क्या है कि पदार्थ का वे गुण जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उससे क्या आवेश कहते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आवेश कब होता है, कोई भी मान लो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, समझ में आ रहा है, उसके केंद्र में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी सामान्य पदार्थ की बात कर ले तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसको क्या मान लिया जाता है, उदासीन। क्या बोला गया, उदासीन। कोई भी परमाणु हो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कह सकते हैं, उसको उदासीन कह सकते हैं। और कब कहेंगे कि ऋणात्मक है, कब कहेंगे कि धनात्मक आवेश है? तो आवेश दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, यानी आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब कब बराबर होगा तो उदासीन होगा। अब कब कहेंगे कि धनात्मक आवेश है, तो आप देखोगे इसमें मान लो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से अधिक है। क्या है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है, देख लेना। यानी आप बात करेंगे प्रोटॉनों की संख्या अधिक है इलेक्ट्रॉनों से, तो धनात्मक आवेश होगा। आवेश कैसा होगा, धनात्मक। अगर दूसरे किसी पदार्थ की बात कर ली जाए जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, कम है, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, किससे अधिक होगी, प्रोटॉनों से। समझ में आ रहा है? तो इसमें कहेंगे कि ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक। समझ में आ रहा? तो ये तीन प्रकार देख लिए कि कोई पदार्थ में बराबर होता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, तो वहां पर उदासीन होगा। जहां पर प्रोटोनों की अधिकता होगी तो धनात्मक होगा, प्रोटोनों की कमी होगी तो वहां पर ऋणात्मक आवेश होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, उसके बाद आवेश के गुणों की बात कर लेते हैं कि आवेश एक भौतिक गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ का या भौतिक गुण होता है। भौतिक राशि नहीं याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है, ये किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। समझ में आ रहा है? दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा वो आपको बता दिया गया है। अब ये किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है, क्या होगा, भौतिक गुण। फिर उसके बाद बात कर ली जाए तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू
मीटर। अरे आवेश का मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, सॉरी क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। और ये आपको मात्रक निकालने का क्या मतलब हुआ, मात्रक से आप क्या उसकी वो निकाल सकते हो, विमा। तो अब इसकी क्या देखेंगे, आवेश की विमा। और आवेश को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है आप सभी को पता होगा। आवेश की विमा की बात कर ली जाए तो M1 M0 L0 A1 T1, यानी कुल मिलाकर आपको याद रखना है 80 A1 T1, ये होगी इसकी विमा। अब बात कर लेते हैं इसके आगे कि इसके मात्रक की। तो एक मात्रक ऐसा ही मात्रक है, इसको किसके बराबर लिखेंगे, इसको लिखेंगे कूलाम के बराबर। किसके बराबर होता है, कूलाम, समझ आ रहा, कूलाम के बराबर होगा। फिर सीजीएस मात्रक की बात कर लेते हैं, किसकी, सीजीएस, तो वो होगा स्टेट कूलाम। क्या होगा, स्टेट कूलाम। मात्रकों की बात कर रहे हैं, स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर कितने यानी स्टेट कूलाम होंगे, तो एक कूलाम बराबर 3 इंटू, एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होंगे। क्या होंगे, स्टेट कूलाम, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद एक दूसरा मात्रक भी आता है ईएसयू और ईएमयू। इसे भी, ईएसयू को तो स्टेट कूलाम कहा जाता है और ईएमयू भी एक अन्य मात्रक है। एक ईएमयू बराबर क्या होता है, एक ईएमयू बराबर कितने स्टेट कूलाम होंगे, तो वो होंगे 3 इंटू, यानी एक ईएमयू किसके बराबर होगा, 10 कूलाम के। तो इसकी बात कर लेते हैं, तो एक कूलाम बराबर 3 इंटू, या एक ईएमयू बराबर 3 इंटू 10 की घात 10, यानी यहाँ पर धनात्मक होगा, 10 की घात 10 स्टेट कूलाम। क्या होगा, 10 की घात 10 स्टेट कूलाम होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एक अन्य मात्रक भी होता है, क्या होता है, ये तो सबसे छोटा मात्रक है कूलाम, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा मात्रक। और सबसे बड़ा मात्रक क्या है, यानी सबसे बड़ा मात्रक वो होता है फेराडे। क्या होता है, फेराडे। एक कूलाम बराबर 9500, यानी एक फेरेड बराबर 9500 कूलाम होंगे। क्या होंगे, एक फेरेड बराबर, फेराडे बराबर 9500 कूलाम। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। किसकी बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। तो बात कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। समझ में आ रहा है। एक फॉर्मूला आता है, क्यू बराबर एन ई। क्या आता है एक फॉर्मूला, क्यू बराबर एन ई। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समझ में आ रहा है। ई का मान आवेश, यानी एक कूलाम में कितना आवेश होता है, या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होगा। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसको गुणा कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन से, तो आवेश आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे किसकी, इसके बाद हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन करते हैं कि मात्रा किस प्रकार चेंज होती है। क्वेश्चन तो हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही पूछा जाएगा, एक कूलाम में या एक कूलाम में आवेश, यानी एक कूलाम आवेश पर है, या एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम आवेश होगा, जो भी होगा। तो ये क्वेश्चन देखेंगे आप, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 240 स्टेट कूलाम किसके किसके बराबर होगा। एक क्वेश्चन है 240 स्टेट कूलाम किसके बराबर है, या उसको किसके कितने कूलाम, फेराडे और ईएमयू इसमें कन्वर्ट करना। तो देखना किस प्रकार, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक कूलाम किसके बराबर होता है, एक कूलाम बराबर होता है 1 पॉइंट, यानी 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम के। समझ में आ रहा है। तो एक स्टेट कूलाम कितने किसके बराबर होगा, 1/3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम के। फिर हमें तो 250 का, ये 240 का दे रखा है, तो इस तरफ भी 240 से गुणा कर दो, इस तरफ भी 240 से गुणा कर दो। क्या होगा, 3
8 24 यानी 80 है, एक तो 10 की पावर के रूप में, तो 8 इंटू 10 की घात, ऊपर जाए जरा माइनस की थी, 8 प्लस की है, 10 की घात माइनस 8 स्टेट कूलम इसके बराबर होगा। 8 इंटू 10 की घात माइनस 8 स्टेट कूलम यानी कूलम के बराबर, सॉरी स्टेट कूलम में तो पूछा है, कूलम के बराबर होगा। उसके आगे हम क्या करेंगे, इसको ये तो एक तो कूलम में परिवर्तित करना चाहिए, अब फेराडे में बताएंगे, इसके बारे अंदर बताएंगे फेराडे, या पहले ईएमयू में देख लो, किसमें ईएमयू में, तो क्या होता है ईएमयू, यानी 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलम किसके बराबर होंगे, एक कूलम आवेश के, किसके बराबर, एक कूलम के, और ईएमयू कितना होगा 1/10 कूलम आवेश के, क्या होगा 1 यानी ईएमयू होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको उस तरफ भेजेंगे, तो स्टेट कूलम में निकालना है तो 1/10 ऑलरेडी है, इंटू 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलम, समझ आ रहा है। अब हमें 240 का निकालना है, ये तो एक का है तो इंटू कर दो 240, 240 को गुणा करोगे तो 3 का वही 8, तो क्या आएगा 8 इंटू 10 की घात -9 कूलम, क्या आएगा ईएमयू, सॉरी ईएमयू, ईएमयू 8 इंटू 10 की घात -9। अब एक है फेराडे वाला, क्या फेराडा, फेराडे के अंदर किस प्रकार चेंज करते हैं वो भी देख लो। फेराडे में चेंज, एक स्टेट कूलम किसके बराबर होगा, एक स्टेट कूलम या एक कूलम आवेश किसके बराबर, पहले कूलम देखो, एक कूलम आवेश होगा 6500, यानी एक फेराडे बराबर 6500 कूलम, तो एक कूलम बराबर कितना होगा, एक कूलम के लिए 1/6500, समझ आ रहा है। फिर इसके बराबर, अब एक कूलम का वैल्यू कितना है, एक कूलम में स्टेट कूलम कितने होते हैं, ये 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलम, समझ आ रहा है, बराबर 1/6500। अब क्या करना है, इसको उस तरफ भेज दो, इसको उस तरफ भेजते हैं तो यहाँ पर देखना 6500 इंटू 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलम, और स्टेट कूलम तो उस तरफ है, एक स्टेट कूलम बराबर, तो दो, ये एक का है, हमें 240 का निकालना है, दोनों तरफ गुणा कर दो 240 से, 3 का 8 बार जाएगा, फिर एक जीरो से ये एक जीरो चला जाएगा, फिर भाग देने पर फाइनल आंसर कितना आएंगे 240 स्टेट कूलम बराबर 8.29 इंटू 10 की घात -23, समझ आ रहा। इस प्रकार हम मात्रकों में परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके आगे बात कर लेते हैं किसकी, आवेशन की विधि, क्या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, आवेश ट्रांसफर होता है क्या, तो हाँ होता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान या आवेश प्रवाह की जो प्रक्रिया होती है उसे आवेशन की विधि कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, और किसी वस्तु पर आवेश आने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, किसका स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का, ना कि प्रोटॉन का। प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक को प्रबल आकर्षण बल द्वारा बांधे रखता है। अब आवेशन की विधि, आवेश आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन की विधि, आवेशन की विधि, आवेशन की विधि क्या है, आवेश आने की प्रक्रिया, आवेश आने की प्रक्रिया, समझ में आ रहा है, आवेश आने की प्रक्रिया आवेशन की विधि कहलाती है। तीन विधियां होती है, पहली चालन द्वारा, चालन, दूसरी कौन सी होगी, घर्षण, घर्षण चालन, घर्षण चालन, और तीसरी कौन सी होगी, प्रेरण, समझ में आ रहा है, प्रेरण विधि। तो ये तीन विधि है। घर्षण आपने देखा होगा, दोनों हथेली को आपस में रगड़ते हैं तो ये उष्मा के रूप में, या हथेली गर्म हो जाती है तो आवेश उष्मा के रूप में आया है। और चालन एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आपने देखा होगा। इसके द्वारा हम एक एक विधि पढ़ेंगे। अब पहली कौन सी पढ़ेंगे, घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा पहले पढ़ेंगे, तो घर्षण विधि। इसमें क्या है, पहले सुनो। घर्षण विधि में जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को, यानी एक चालक वस्तु को कुचालक वस्तु
आपस में रगड़ा जाए या घर्षण करवाया जाए तो ये आंतरिक कार्य ऊष्मा में रूपांतरित हो जाता है। उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वस्तु से बाहर कर देती है। इस प्रकार अब समझना है एक चित्र के द्वारा। ये कोई आवेशित वस्तु है, क्या होगी, वस्तु ए, जो कि आवेशित वस्तु है। समझ आ रहा है? या फिर दोनों ही आवेशित नहीं है, अनावेशित वस्तु है दोनों। ये दूसरी, फिर उनको रगड़ेंगे, वस्तु बी, वस्तु बी, ये भी उदासीन है। जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे, समझ में आ रहा है, जब दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, वस्तु में आवेश आएगा या घर्षण होगा। तो वस्तु ए और बी निकट निकट आ जाती है। आप ऐसा मानो कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी, ए और बी पास में आ जाएगी। तो फिर एक पर धनात्मक आवेश आ जाता है, दूसरे पर क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश। समझ आ रहा है? तो एक पर तो क्या आएगा, धनात्मक आवेश, और दूसरे पर क्या आ जाता है, ऋणात्मक आवेश। आवेश हुई या आवेशित हुई या नहीं हुई, हुई। और आवेश किस रूप में हुई, जिस वस्तु का, यानी कहने का मतलब है जिस वस्तु को आपस में रगड़ा जाए तो एक वस्तु धनावेश और दूसरी वस्तु ऋणावेश, और ये आवेश जब घर्षण द्वारा आवेशित करते हैं तो ये ऊष्मा के रूप में आता है। फिर एक अलग ही परिभाषा आई, कार्यफलन। कार्यफलन, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे कार्यफलन ऊर्जा कहते हैं। जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो वो आवेश कौन सा होगा, धनात्मक। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसका ऋणात्मक आवेश, यानी आवेश जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगी, आवेश निकलेगा तो धनात्मक। ये दो प्रकार, यानी आप देखो क्या होता है, धनात्मक आवेश कब आता है, जब कोई भी पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर तो धनावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या आ जाता है, ऋणावेश। यानी कहने का मतलब अधिकता होने पर त्यागेगा और त्यागने पर कमी हो जाएगी, कमी होने पर तो धनात्मक आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने यानी ग्रहण करने पर ऋणात्मक आवेश आएगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, यानी आपको याद रखने का तरीका बताऊं कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर धनात्मक आवेश आता है, दूसरे पर ऋणात्मक आवेश। जब वस्तु सॉफ्ट होगी तो उस पर धनात्मक आवेश आएगा, और जब वस्तु कठोर होगी तो उस पर क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश। और लेकिन एक दो अपवाद है। अपवाद क्या है, जब कंघे या कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ तो धनात्मक हो जाती है और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और कंघे और बालों को रगड़ा जाएगा तो कंघा ऋणात्मक हो जाता है और बाल क्या है, धनात्मक हो जाते हैं। ये तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, जो कठोर भाग होगा वो ऋणात्मक होगा और जो सॉफ्ट होगा वो धनात्मक होगा। फिर है दूसरी विधि, चालन द्वारा। दूसरी विधि कौन सी है, चालन द्वारा। आप देखना, ये तो घर्षण द्वारा है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित करना। अब दूसरा है चालन द्वारा। किस प्रकार, आप देखना, दूसरा क्या है, चालन द्वारा। चालन द्वारा में क्या होता है, केवल चालकों में ही आवेशन की विधि है, ये केवल क्या है, चालकों में नहीं। दो सजातीय आवेश, अब एक हम चीज पीछे छोड़ रहे हैं कि दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित, चाहे वो ऋणात्मक ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों का ही विजातीय आवेश, इन्हें विजातीय कहते हैं। और उन्हें सजातीय आवेश। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, क्या करेंगे, आकर्षित। और ये क्या, प्रतिकर्षित। समझ में आ रहा है? तो आगे देखना, ये क्या हम देख रहे थे, चालक में चालन विधि द्वारा आवेशन किस प्रकार होता है। इसमें क्या, आवेश आवेश का विभाजन धारिताओं के अनुपात में होता है। आवेश का विभाजन किस धारिताओं के, धारिता को Q1/Q2 बराबर C1/C2 इसी के रूप में होगा। अब ये क्या लेते हैं हम, ये गोला लेते हैं आवेशित, आवेशित गोला, यानी वही आपने देखा होगा कि छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है कि चुंबक को किसी दूसरे धातु के टुकड़े द्वारा रगड़ा जाता है तो उसमें भी कुछ कण यानी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार एक तो आवेशित वस्तु लेते हैं, ये क्या होगी, आवेशित वस्तु होगी, और इसके पास या इसके नजदीक क्या दूसरी अनावेशित वस्तु या उदासीन वस्तु लेकर आते हैं। ये तो आवेशित है, आवेशित, और ये क्या है, उदासीन।
समझ में आ रहा है, ये उदासीन है। तो फिर क्या होता है, इन दोनों को किसी तार से जोड़ते हैं, संयोजक तार द्वारा जोड़ते हैं, तो क्या होता है, तार से जोड़ने पर, तो तार से जोड़ने पर ये आवेशित वस्तु आवेश का ट्रांसफर कर देगी, और ट्रांसफर किस माध्यम में करती है, कि दोनों वस्तुएं ही आवेशित हो जाती है। अरे आपने छोटी क्लासों में प्रयोग पढ़ा होगा, जब किसी पॉलीथीन पेन की रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ कर जब किसी धातु के तार द्वारा दो एल्यूमिनियम की पत्तियों को जोड़कर उसमें आवेश भेजा गया था, तो दोनों प्रतिकर्षित करती है एक दूसरे को, दोनों आवेशित हो चुकी है। अब दोनों आवेशित हो चुकी है, तो मान लो इसमें क्यों आवेश था, यहाँ पर आवेश है ये, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आवेश क्या बचेगा लास्ट में, जो पहले वस्तु थी, तो क्यू माइनस स्मॉल क्यू, जो शेष रहेगा क्यू डैश बोल सकते हैं उसको। समझ में आया। तो चालन विधि में चालक ए और चालक यानी क्यों आवेश हो तो उदासीन है, यानी चालक बी उदासीन है, तो चालक ए को चालक बी के तार से जोड़ने पर चालक बी में क्यों आवेश आ जाता है। इस प्रकार दोनों चालकों का समजातीय प्रकृति का आवेश होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और ये कब तक होता है, आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब दोनों आवेश या विभव समान हो जाए। यदि दोनों चालक सर्वसम होते हैं तो आवेश बंटवारा समान होता है, दोनों अगर समान साइज के हैं तो दोनों में बंटवारा समान होगा। अब लास्ट विधि है प्रेरण द्वारा। किस विधि, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा भी किस प्रकार आवेशन होता है, जो भी यानी प्रेरण नाम से भी पता है प्रेरित करती है आवेश, यानी आवेश लेने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए, प्रेरित या प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा प्रेरण। ये चालक व कुचालक दोनों में आवेशन की विधि है। विजातीय प्रकृति का आवेश यानी प्रेरित आवेश समान मात्रा में चालकों और धातुओं में, असमान मात्रा में कुचालकों में। धातुओं में आवेशन की सर्वोत्तम विधि यही है। प्रेरित आवेश प्रेरक आवेश कितना होता है, ये 1 माइनस 1/r के बराबर होगा। प्रेरित आवेश कितना होगा, Q इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। बिना संपर्क के आवेशन की विधि है। इसमें क्या होगा, वही दो वस्तुएं लेनी, धनात्मक आवेशित वस्तु है, फिर इसके नजदीक उदासीन वस्तु लाते हैं, इसके नजदीक क्या लाते हैं, उदासीन वस्तु। ये आवेशित है, आवेशित, और ये उदासीन होगी। फिर क्या करते हैं, दोनों को जब नजदीक लाया जाता है तो ये इसकी वजह से प्रेरित हो जाती है। प्रेरित होने का मतलब है, इसमें अगर धन आवेश है तो इसके नजदीक वाले यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है, फिर अंदर वाला पार्ट धनावेशित हो जाता है, फिर यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है, फिर ये धनावेशित। फिर क्या करते हैं, तो जो बाहरी सतह है इसको भू संपर्कित कर दें। भू संपर्कित किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार भू संपर्क कर देने पर जो आवेश है वो धनात्मक आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, और जो वस्तु होगी उस पर एक पर क्या पूर्णतः ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। समझ आ रहा है, एक पर धनावेशित रहेगी वेले वाली, और ये दूसरी क्या ऋण आवेशित हो जाती है। तो समझ में आया, ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरित विधि में इस पर क्यों मान ले, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, इस पर पहले से क्यों है, और इसमें क्यों है ही। प्रेरित विधि में आवेशित वस्तु ए पर धनात्मक आवेश क्यों है, उदासीन वस्तु बी को पास में रखने पर उदासीन वस्तु के सम्मुख सतह पर विजातीय आवेश या विजातीय प्रकृति का आवेश आ जाता है, तथा विपरीत सतह पर सजातीय प्रकृति का आवेश या आवेश प्रेरित आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी सतह पर भी आवेश हो जाता है, या सजातीय प्रकृति के आवेशों को बहुत संपर्कित कराने पर उदासीन हो जाते हैं। और इसमें धातुओं में एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, धातुओं में एप्सिलॉन r का मान होता है अनंत। समझ आ रहा है। उसी प्रकार क्यू में यानी आवेश आवेश बराबर कितना होता है, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/अनंत। 1/अनंत किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कैपिटल क्यू के। अतः अब कुछ देर की है कि चालकों में आवेशन की विधि है तीनों, और केवल चालकों में आवेशन की विधि, तो चालकों धातुओं में सर्वोत्तम विधि कौन सी आवेशन की, तो प्रेरित विधि है, प्रेरण विधि। बिना संपर्क के आवेशन की विधि है प्रेरित विधि।
सदैव समान मात्रा में विजातीय प्रकृति का आवेश घर्षण द्वारा, सजातीय प्रकृति का आवेश चालन द्वारा। कुचालकों में आवेशन की विधि है घर्षण और प्रेरण दोनों। अब फिर है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक छोटा मात्रक कूलम होता है, बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, देख लेना। छोटा यानी एक फैराडे बराबर 6500 कूलम होता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं आवेश की विमा। आवेश की विमा ऐसी होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो उससे एटी होती है। उसके बाद आवेश की योज्यता, यानी आवेश को किस प्रकार जोड़ा जाए, आवेशों को जोड़ना। तो हम कुल आवेश की बात कर लेते हैं, यानी आवेशों को जोड़ना। आवेश अदिश राशि होती है। दूसरा की बात कर लेते हैं, आवेश क्या है, अदिश राशि होती है। आवेश क्या होती है, अदिश राशि। फिर आवेश को योग, बीजगणितीय योग होता है। आवेश का योग क्या होगा, बीजगणितीय। मान लो कोई पदार्थ है, उसमें +6 पदार्थ, यानी +6 और +8 -13, तो कुल आवेश की यानी बात, नेट आवेश कितना होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो जोड़ दें +6 और 8, 8 से कितने होते हैं 14 -13, तो आवेश कितना रहा 1 कूलम। क्या बात कर लेते हैं 1 कूलम। फिर है दूसरा आवेश संरक्षण का नियम, यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ब्रह्मांड में आवेश नियत रहता है, या न तो उसकी वृद्धि की जा सकती है, नहीं इसमें कमी, बल्कि ब्रह्मांड का आवेश नियत रहता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। आवेश संरक्षण का नियम प्रकृति में मूल संरक्षण का नियम पर आधारित है। एक वस्तु एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में कमी या वृद्धि कर सकती है, परंतु ब्रह्मांड में या विलगित वस्तु के आवेश में वृद्धि या कमी नहीं कर सकती। फिर है प्रकृति में यदि किसी एक वस्तु पर धनात्मक आवेश आता है तो निश्चित रूप से वस्तु दूसरी पर भी समान या मान का ऋणात्मक आवेश आएगा, और इस वजह से ब्रह्मांड का आवेश नियत रहता है। फिर है आवेश का क्वांटीकरण है। आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश का मान या आवेश के मूल मान के पूर्णतः गुणज के तुल्य होता है। आवेश के मूल मात्रक के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है, अर्थात वही Q = Ne। ये क्वांटीकरण के द्वारा फॉर्मूला आया था। यहाँ पर Q = कैपिटल Q, यानी स्मॉल q क्या है, वस्तु पर आवेश, n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आवेश का क्वांटा क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होगा, η/2π, या प्रकाशीय ऊर्जा होगी h/2π। कोणीय संवेग तो होगा h/2π, और वो होगा प्रकाशीय ऊर्जा h/nu, यानी फोटोन। Q = Ne, फॉर्मूला क्या आता है, Q = Ne, या Q = IT, और IT से ही क्या आता है, Q = IT से ही वो मात्रक बनता है। I का मतलब धारा, T का मतलब समय सेकंड में। फिर है किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश लाने में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1 कूलम आवेश में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कई बार पूछा गया है प्रश्न, ये क्वेश्चन लास्ट है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 1 कूलम आवेश के लिए समझ में आ रहा है। Q का मान कितना दे रखा है 1 कूलम, 1 = N, और E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो n बराबर संख्या बतानी 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आता है आंसर, 6.25 × 10⁻18 कूलम के बराबर होगा, 6.25 इंटू। अब इसकी के अकॉर्डिंग कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि किसी वस्तु से 1 मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हो, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल किसके बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कूलम के बराबर होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन, n का मान कितना है 1 मोल, वो किसके बराबर होगा 6.022 × 10⁻23 कूलम। समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे, वही Q = Ne, n का मान तो ये है 6.022 × 10⁻23, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आंसर किस प्रकार आएगा, आंसर आएगा इसका
जब इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 96,500 गुलाम के बराबर आएगा। आवेश कितना आएगा, 96,500 गुलाम। और जो किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। जो किसके बराबर होगा, 1 फैराडे के बराबर। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही शानदार क्लासें आती रहेगी, हम फिजिक्स पढ़ाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।